आज की कहानी, क्या गीता अपनी गृहस्थी बचा पाई? आप यह नहीं सोचना कि मैं उनकी बुराई कर रही हूँ, पर जानती हैं क्या है, वे जरा सामाजिक नहीं हैं। उस महिला का रुक रुक कर बोला गया वह वाक्य, सोच कर तोल कर रखे गए शब्द, ऋचा चौंक गई। लगा इस सब के पीछे हो न हो एक बवंडर है। उसने महिला की आंखों में झांकने का प्रयत्न किया, पर आंखों में कोई भाव नहीं थे। था तो एक अपारदर्शी खालीपन। मुझे आश्चर्य होना स्वाभाविक था। उस महिला से परिचय हुए अभी 1 सप्ताह भी नहीं हुआ था और उससे यह दूसरी मुलाकात थी। अभी तो वह गीता जी और ऋचा जी जैसे औपचारिक संबोधनों के बीच ही गोते खा रही थी कि गीता ने अपनी सफाई देते हुए यह कहा था, माफ़ करना ऋचा जी, हम आपको टेलीफोन ना कर सके। बात यह है कि हम कुछ व्यस्त रहे। ऋचा जी को इस वाक्य ने नहीं चौंकाया। वह जान गई थी कि अमेरिका में आते ही हम भारतीय व्यस्त हो जाने के आदी हो जाते हैं। भारत में होते हैं तो हम जब इच्छा हो उठकर परिचितों, प्रियजनों, मित्रों, संबंधियों के घर जा धमकते हैं। वहाँ हमारे पास एक दूसरे के लिए समय ही समय होता है। घंटों बैठे रहते हैं, ना नुकुर करते करते भी जलपान चलता रहता है, क्योंकि वहाँ ना का छिपा अर्थ हाँ होता है। किंतु यहाँ सब अमेरिकन ढंग से व्यस्त हो जाते हैं। टेलीफोन करके ही किसी के घर जाते हैं और चाय की इच्छा हो तो पूछने पर हाँ ही करते हैं, क्योंकि आपने ना कहा तो फिर भारतीय भी यह नहीं कहेगा, अजी ले लो, एक कप से क्या फ़र्क पड़ेगा आपकी नींद को, बल्कि अमेरिकन ढंग से कंधे उचका कर कहेगा, ठीक है कोई बात नहीं, और आप बिना चाय के घर। अमेरिका आए ऋचा को अभी 1 महीना ही हुआ था। घर की याद आती थी, भारत याद आता था। वहाँ आने पर ही पता चलता है कि हमारे जीवन में कितनी विविधता है। दैनिक जीवन को चलाने में संघर्ष के व्यक्ति इतना डूब जाता है कि उसे कुछ हट कर जीवन पर नज़र डालने का अवसर ही नहीं मिलता। यहाँ जीवन की हर छोटी से छोटी सुख सुविधा उपलब्ध है और फिर भी मन यहाँ की एक रास्ता से ऊब जाता है। अजीब एकाकीपन में घिरी ऋचा को जब एक अमेरिकन परिचिता ने फार्म पर चलने की दावत दी तो वह फूली न समाई। और वही गीता से परिचय हुआ था। शहर से 20-25 किलोमीटर दूर स्थित इस फार्म पर हर रविवार शाम को गुडविल संस्था के 20 से 30 लोग आते थे, मिलते थे, कुछ जलपान हो जाता था और हफ्ते भर के लिए दिमाग तरोताज़ा हो जाता था। यह औपचारिक मंडल था जिसमें विविध देशों के लोगों को आने के लिए खास प्रेरित किया जाता था। सांस्कृतिक आदान प्रदान का एक छोटा सा प्रयास था यहाँ। यही उन गोरे चेहरों ने ऋचा ने भी एक भारतीय चेहरा देखा और उसका मन हल्का हो गया। वही गेहुआ रंग, काले घने बाल, माथे पर बिंदी और साड़ी का लहराता पल्ला। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और अनायास दोनों चेहरों पर मुस्कान थिरक गई। फिर परिचय, फिर अतापता, टेलीफोन नंबर का लेन देन और छोटी मोटी इधर उधर की बातें। कई दिनों बाद हिंदी में बातचीत कर अच्छा लगा। तब गीता ने कहा था, मैं टेलीफोन करूँगी, और दूसरे सप्ताह मिली तो टेलीफोन न कर सकने का कारण बताते बताते मन में लगी काई पर से जबान फिसल गई। उसके शब्द ऋचा ने पकड़ लिए। वे सामाजिक नहीं हैं, शब्द नहीं हैं, मर्म को छूने वाली आवाज़ थी शायद, जो उसे चौंका गई। सामाजिक न होना कोई अपराध नहीं है, स्वभाव है। गीता के पति सामाजिक नहीं हैं। फिर बातचीत का दौर चल रहा था। हरी हरी घास पर रंग बिरंगे कपड़े पहने लोग, लगा वातावरण में चटकीले रंग बिखर गए थे। ऋचा भी इधर उधर घूम घाम कर बातों में उलझी थी। अच्छा लग रहा था दुनिया का नागरिक होने का आभास। वसुधैव कुटुंबकम की एक नन्ही झलक। यहाँ मलेशिया से आया एक परिवार था, कोई ब्राज़ील से, ये पति पत्नी मैक्सिकन थे और वे कोस्टारिका के। सब अपने अपने ढंग से अंग्रेजी बोल रहे थे। कई ऋचा की भारतीय सिल्क साड़ी की प्रशंसा कर रहे थे तो कई बिंदी की ओर इशारा कर पूछ रहे थे कि यह क्या है, क्या यह जन्म से ही है आदि। कुल मिलाकर ऐसा समा बंधा था कि ऋचा की हफ्ते भर की थकान मिट गई थी। तभी उसकी नज़र अकेली खड़ी गीता पर पड़ी।
उसका पति बच्चों को संभालने के बहाने भीड़ से दूर चला गया था और उन्हें गाय दिखा रहा था। ऋचा ने सोचा, सचमुच ही गीता का पति सामाजिक नहीं है, पर फिर यहाँ आता क्यों है? शायद गीता के कहने पर। किंतु गीता भी कुछ खास हिली मिली नहीं थी इन लोगों से। अरे, आप अकेली क्यों खड़ी हैं? कहती हुई ऋचा उसके पास जा खड़ी हुई। यूं ही हर सप्ताह ही तो यहाँ आते हैं, क्या बातचीत करे कोई? गीता ने दार्शनिक अंदाज में कहा। हाँ, हो सकता है। आप तो काफ़ी दिनों से यहाँ आ रही हैं ना। हाँ, तुम्हारे पति को अच्छा लगता है यहाँ? मेरा मतलब है भीड़ में, लोगों के बीच। पता नहीं, कुछ कहते नहीं। हरिद्वार आते जरूर हैं। ओह, शायद तुम्हारे लिए। ऋचा कब आपसे तुम पर उतर आई वह जान न पाई। मेरे लिए शायद। और गीता के होठों पर मुस्कान ठहर गई, पर होठों का वक्र बहुत कुछ कह गया। ऋचा को लगा कदाचित उसने किसी दुखती रग पर हाथ रख दिया था। अनजाने ही अपराध बोध से उसने झट से आंखें फेर ली। तभी गीता ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, सच मानो ऋचा, मैं तो यहाँ आना बंद ही करने वाली थी कि पिछली बार तुम मिल गई। बड़ा सहारा सा लगा। इस बार बस तुम्हारी वजह से आई हूँ। मेरी वजह से? हाँ, सोचा दो बातें हो जाएंगी। वरना हमारे ना कोई मित्र हैं, ना घर आने जाने वाले। सारा दिन घर में अकेले रहकर ऊब जाती हूँ। शाम को कभी बाजार के लिए निकल जाते हैं, पर अब तो इन बड़ी बड़ी दुकानों से भी मन ऊब गया है। वही चमक चमक, वही एक ही वस्तु। बड़ी डिब्बों में बंद सब्जियाँ, गत्तों के चिकने डिब्बों में बंद सीरियल, चाहे कॉर्नफ्लेक्स लो या ओट वार्न, क्या फ़र्क पड़ता है? गीता अभी बहुत कुछ कहना चाहती थी, पर अब चलने का समय हो गया था। उसके पति कार के पास खड़े थे। वह उठ खड़ी हुई। ऋचा को लगा, गीता मन को खोलकर घुटन निकाल दे तो उसे शायद राहत मिलेगी। इस परदेश में इंसान मन भी किसके सामने खोले? वह अपनी भावुकता को छिपाती हुई बोली, गीता, कभी मैं तुम्हारे घर आऊँ तो तुम्हारे पति बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं, परंतु हाँ, वे कभी कार से लेने या छोड़ने नहीं जाएंगे। वैसे आमतौर पर भारतीय करते हैं। इनसे यह सामाजिक औपचारिकता नहीं निभती। वह चलते चलते बोली, फिर निकट आ गई और साड़ी का पल्ला संवारते हुए धीरे से बोली, तभी तो नौकरी छूट गई और वह चली गई। ऋचा ने शांत मन के कंकड़ फेंक कर उठने वाली लहरों के बीच ऋचा का मन कमल के पत्ते की भांति डोलने लगा। इस प्रदेश में अपने घर से, लोगों से, देश से हजारों मील दूर वैसे इंसान को घुटन होती है। निहायत अकेलापन लगता है। ऊपर से गीता जैसे स्त्री जिसे पति का भी सहारा न हो। कैसे जी रही होगी यह महिला? अगली बार गीता मिली तो बहुत उदास थी। पिछले पूरे सप्ताह ऋचा अपने काम में लगी रही। गीता का ध्यान भी उसे कम ही आया। एक बार टेलीफोन पर कुछ मिनट बात हुई थी। बस अब गीता को देखकर फिर से मन में प्रश्नों का बवंडर खड़ा हो गया। इस बार गीता और अधिक खुलकर बोली। सारांश यही था कि पति नौकरी छोड़कर बैठ गए हैं। कहते हैं भारत वापस चलेंगे। उनका यहाँ मन नहीं लगता। तो ठीक है, वहाँ जाकर शायद ठीक हो जाए, ऋचा ने कहा। गीता की अपारदर्शी आंखों में अचानक ही डर उभर आया। ऋचा सिहर गई। नहीं, ऐसा न कहो। वहाँ मैं और अकेली पड़ जाऊंगी। इनके सब वहाँ हैं, इनका पूरा मन वही है और मेरा यहाँ। तब पता चला कि गीता के दो भाई हैं जो अब इंग्लैंड में ही रहते हैं। पहले यहाँ थे। माता पिता उनके पास हैं। बहन कनाडा में है। हमारी शादियाँ होने तक तो हम सब भारत में थे, फिर एक एक करके इधर आते गए। मैं सबसे छोटी हूँ। मेरी शादी के बाद माता पिता भी भाइयों के साथ आ गए। गीता एक विचित्र परिस्थिति में थी। पति भारत जाना चाहते थे, वह रोकती थी। घर में क्लेश हो जाता। वो कहते कि अकेले जा कर आऊँगा, तो भी गीता को मंजूर नहीं था, क्योंकि उसे डर था कि माँ बाप भाई बहनों के बीच से वो निकल कर वे नहीं आ पाएंगे। बच्चों की खातिर तो लौट आएंगे, ऋचा ने समझाया। बच्चों की खातिर? स्पष्ट था कि गीता को इस बात का भी भय था कि उन्हें बच्चों से भी लगाव नहीं है। ऋचा को अजीब लगा, क्योंकि हर रविवार को बच्चों के साथ वे घंटों खेलते हैं, उन्हें प्यार से रखते हैं।
ऋचा कई बार सोचती आखिर कमी कहाँ रह गई। वह तो सिर्फ गीता की दृष्टिकोण ही जान पाई। उसके पति से बात नहीं हुई। वैसे गीता यह भी कहती है कि उसके पति बहुत योग्य व्यक्ति हैं और नामी कंप्यूटर वैज्ञानिक हैं। फिर यह सब क्या है? अब तो जब मिलो गीता की यही शिकायत होती। पति ने फिलहाल अकेले भारत जाने की ठानी है। 3 से 4 महीने में वे चले जाएंगे। उसके बाद बच्चों की छुट्टियां होते ही वह जाएगी और फिर सब लौट आएंगे। पिछले 2 रविवारों को ऋचा फार्म पर नहीं गई थी। तीसरे रविवार गई तो गीता मिली। वही चिंतित चेहरा। गीता के चेहरे पर भय की रेखाएं अब पूरी तरह अंकित थी। उसके बिना यह गीता का वाक्य अभी अधूरा ही था कि ऋचा बोल पड़ी। उससे इतना लगाव है तो लड़ती क्यों हो? गीता चुप रही, फिर कुछ संभल कर बोली, हमारा जीवन तो अस्त व्यस्त हो जाता है ना। बच्चों को स्कूल पहुंचाना, हर हफ्ते की ग्रोसरी शॉपिंग और फिर तो गृहस्थी के झंझट होते हैं। तभी गीता की परिचिता एक अमेरिकी महिला आ गई और उससे कुछ कहने लगी। गीता का रंग उड़ गया। ऋचा ने उसकी ओर देखा। गीता अंग्रेजी में जवाब देने के प्रयास में हकला रही थी। ऋचा ने गीता की ओर से ध्यान हटा लिया और दूर एक पेड़ की ओर ध्यान मग्न होकर देखने लगी। कुछ देर बाद अमेरिकन महिला चली गई। ऋचा को पता तब चला जब गीता ने उसे झकझोरा, तुम ऋचा दार्शनिक बनी पेड़ ताक रही हो, मैं इधर समस्याओं से घिरी हूँ। ऋचा ने उसकी शिकायत सुनी, अनसुनी कर दी। गीता, यह तुम्हारी अमेरिकी सहेली है ना? हाँ। नहीं। सच पूछो ऋचा, तो मैं यहाँ दोस्ती बढ़ाऊँ कैसे? अंग्रेजी बोलना भी तो नहीं आता। माँ बाप ने हिंदी स्कूलों में पढ़ाया है। ऐसा मत कहो, ऋचा ने बीच में टोका। अपनी भाषा के स्कूल में पढ़ना कोई गुनाह नहीं है, पर इससे मेरा हाल क्या हुआ देख रही हो ना। यह स्कूल का दोष नहीं, फिर दोस्त तुम्हारा है। अपने को समय व परिस्थिति के मुताबिक ढाल ना सकना गुनाह है। बेबसी गुनाह है। दूसरे पर अवलंबित रहना गुनाह है। यही गुनाह औरत सदियों से करती चली आ रही है और पुरुषों को दोष देती चली आ रही है। ऋचा तैस में बोलती चली गई, चेहरा तमतमाया हुआ था। तुम कहना क्या चाहती हो ऋचा? बताती हूँ। सामने पेड़ देख रही हो? हाँ। उस पेड़ की टहनियों से लेस भी भांति भांति नाजुक हल्के हरे रंग की बेल लटक रही है ना? हाँ। पर इससे मेरी समस्या का क्या ताल्लुक? अमेरिका के दक्षिणी प्रांतों में ये बेल प्रचुर मात्रा में मिलती है। सुनो ऋचा, इस वक्त मैं ना कविता के मूड में हूँ, ना भूगोल सीखने के। गीता लगभग चिढ़ गई थी। ऋचा के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट उभर आई। फिर अपनी बात को जारी रखते हुए कहने लगी, इन बेलों को स्पेनिश मॉस कहते हैं। इनकी खासियत यह है कि ये बेलें पेड़ से चिपक कर लटकती तो हैं, पर उन पर अवलंबित नहीं हैं। तो मैं क्या करूं इन बेलों का? तुम्हें स्पेनिश मॉस बनना है। मतलब मुझे स्पेनिश मॉस? हाँ, अमर बेल नहीं, स्पेनिश मॉस। पहेलियाँ ना बुझाओ ऋचा। गीता का कंठ क्रोध और अपनी असहाय दशा से भर आया। गीता, तुम्हारी समस्या की जड़ है तुम्हारी आश्रित रहने की प्रवृत्ति। पति पर निर्भर रहते हुए भी तुम्हें अपना अस्तित्व स्पेनिश मॉस की भांति अलग रखना है। उनके साथ रहो, प्यार से रहो, पर उन्हें बैसाखी मत बनाओ। अपने पाँव पर खड़ी रहो। कहना आसान है। गीता कड़वाहट में कुछ कहने जा रही थी, पर ऋचा ने बात काट कर अपने ढंग से पूरी की। और करना भी कैसे? पहला कदम लेने भर की देर है। तो पहला कदम लेना कौन सिखाएगा? तुम्हारा अपना आत्मबल। उसे जगाओ। कैसे जगाऊं? तुम्हें अंग्रेजी बोलनी आती है, जिसकी यहाँ आवश्यकता है। बोलो। नहीं। कार चलानी आती है? नहीं। यहाँ आए कितने वर्ष हो गए हैं? 8। अब तक क्यों नहीं सीखी? विश्वास नहीं है अपने पर? बस यही है हमारी आम औरत की समस्या, और यही से शुरू करना है तुम्हें। मदद मैं करूँगी, ऋचा ने कहा। गीता के चेहरे पर कुछ भाव उभरे, कुछ विलीन हो गए। स्पेनिश मॉस? वह बुदबुदाई। कुछ दूर पेड़ों पर स्पेनिश मॉस के झालरनुमा गुच्छे लटक रहे थे। अनायास गीता को लगा कि अब तक उसने नहीं जाना था कि स्पेनिश मॉस की अपनी खूबसूरती है।
वह सुंदर बेल है, ऋचा है ना? आंखों में झिलमिलाते सपनों के बीच से वह बोली, हाँ गीता, पर स्पेनिश मॉस बनाना और अधिक सुंदर होगा। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।